Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Indore Defense Academy. Well, first of all, I want to thank you all for the love and support you gave to the Crash Course series. मैंने सोचा था कि कुछ टॉपिक्स लेके आऊंगी, कुछ बातचीत होगी, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं मिलेगा, पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने आप लोगों के रीड किए, विच मोटिवेटेड मी टू ब्रिंग वन मोर सीरीज फॉर यू. हाँ, सिर्फ क्रैश कोर्स में कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करके मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा और करना है. एंड ऑल्सो देयर वॉज स्पेसिफिक रिक्वेस्ट कि मैम टॉपिक्स तो हो चुके हैं, समझ में आ गए हैं, क्वेश्चंस बनने लगे हैं, पर करंट अफेयर्स नहीं बन रहा है, तो प्लीज आप करंट अफेयर्स पढ़ा दीजिए. तो वेल, here it is, current affairs for NDA and CDS. Before diving right into the topic, I would like to tell you कि करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे होता है. See, करंट अफेयर्स के लिए मेन अप्रोच ये होती है कि आप चाहे एनडीए का पेपर दे रहे हैं या सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, आप लास्ट 9 मंथ की आप करंट अफेयर्स करें. सी, अभी हमारे जो पेपर हैं वो है अप्रैल में. पेपर इज ऑन 10th of अप्रैल. ठीक है, पेपर इज ऑन 10th of अप्रैल. हमारे पास क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. इसके पहले क्या था? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सी, नाउ आइडियली आपको 9 से 10 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, जो ऐसे डिवाइडेड होता है कि अगर अप्रैल में आपका पेपर है तो 1 महीने पहले आपका पेपर सेट हो जाता है. मतलब मार्च में आपका पेपर सेट हो चुका है तो आपको मार्च के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं. अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं जिसमें से करंट अफेयर्स आएंगे वो होते हैं लास्ट 3 months which is December, January and February. December 2021 and then Jan and Feb 2022. ये 3 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 महीने के करंट अफेयर्स, जिसमें हमने सब कुछ देखना है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. उसके बाद आते हैं उसके पहले के 3, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर. अब ये 3 महीने के करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं. बट आई टेल यू, अगर आपके एग्जाम में सपोज 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, नाउ सीडीएस के एग्जाम में लास्ट टाइम 20 से 22 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आए थे. एनडीए में 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे. सबसे ज्यादा वेटेज मतलब कि 6 से 7 क्वेश्चंस अगर हम सीडीएस की बात करें तो इन 3 महीनों से आता है. देयर आफ्टर 5 से 6 क्वेश्चंस सितंबर, अक्टूबर और नवंबर से आता है. उसके बाद जितने क्वेश्चंस बच जाते हैं वो आता है जून, जुलाई, अगस्त. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि पेपर कैसे सेट होता है. अब मैम आपको कैसे पता? आपने कोई पेपर सेट किया है क्या? नहीं, पर आप एक ट्रेंड अगर देखें तो ये ट्रेंड फॉलो होता आ रहा है ना. अभी तक हमने ये देखा है कि लास्ट 3 मंथ्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर उससे थोड़े से कम उसके पहले वाले करंट अफेयर्स के आते हैं. हाँ, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो 1 साल पुराना भी आ जाए, पर इसके लिए क्या हम 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने लगे? क्या हमारे पास इतना टाइम है? क्या हमारे पास अभी इतना टाइम है? नहीं. तो इसीलिए ये मोस्ट इफेक्टिव वे है जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो मुझे पता चला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते करते, एक पैटर्न देखते देखते. ये तो हमने कर ली पेपर की बात. अब देखते हैं कि पढ़ना कैसे है, अप्रोच क्या होनी चाहिए. तो सी, करेक्ट अप्रोच तो ये होती है कि हम 9 से 10 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ें, पर अभी हमारे पास वो फीजिबल नहीं है, और वो फीजिबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है. अगर आपको अपना इन जनरल नॉलेज इंप्रूव करना है, आपको अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपको अपनी इन जनरल जर्नल अवेयरनेस इंप्रूव करनी है, तो आप रोज न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए. पर क्या उससे एग्जाम में आएगा? नहीं. अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे हम उसकी बात कर लेते हैं. यू विल बी हैविंग दिस क्वेश्चन कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. सी, व्हाट अप्रोच आई फॉलो इज टॉपिक वाइज अप्रोच. हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं. वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स में आप जा सकते हैं मंथली. जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, पर क्या उसमें से आएगा? नहीं. जो सबसे ज्यादा आने वाला है नाउ, क्योंकि मैं डे 1 से कह रही हूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, एंड आई नो कि मेरे बच्चे कितने ओबीडियंट है, आई नो कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, सो यू वुड रिलेट टू इट. सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेंस से.
सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेंस से। डिफेंस में क्या क्या आता है? डिफेंस में एक्सरसाइजेस कौन सी हो रही हैं, हमने कौन सी नेवल शिप ली है, हमने कौन सा एयरक्राफ्ट लिया है, इंडिया ने क्या सेल किया, क्या परचेज किया। देन कई बार नाम पूछ लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम पूछ लिया था कि पिनाका क्या है। अब पिनाका क्या है? पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट है, तो वो पूछ लेते हैं। फिर अगर अग्नि 5 की रेंज पूछ ली थी लास्ट टाइम, है ना। तो जो मिसाइल्स और जो टेक्नोलॉजी आई वुड से आर्म्स एंड एम्बिशंस, जो भी अभी न्यूज में है, वो कब इंडक्ट हुआ, ठीक है। फिर उसकी रेंज क्या है, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, वो एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। तो डिफेंस में हमें ये सब कुछ देखना है। हमें देखना है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, हमने क्या खरीदा और क्या बेचा। हमने क्या खरीदा और हमने क्या बेचा, और जो हमने खरीदा और जो हमने बेचा उसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने अभी देखा था कि पिनाका की रेंज इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल्स इंडिया ने फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट की है। अभी तक इंडिया सिर्फ इंपोर्ट करता था। इंपोर्ट हम कहाँ से सबसे ज्यादा करते हैं? हम रशिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमने इजराइल से भी इंपोर्ट किया है, हमने काफी कुछ यूएसए से भी इंपोर्ट किया है, हमने फ्रांस से चीजें खरीदी हैं। तो कभी कभी ना स्पेसिफिकेशन आ जाती है कि क्या खरीदा और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। फिर हमने पहली बार अभी बेचा है ब्रह्मोस को, तो ब्रह्मोस को हमने किसे भेजा है? ये क्वेश्चन पक्का आने की चांसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया ने किसी को सेल किया है, विच इज फिलीपींस। अब डिफेंस के बाद आता है स्पोर्ट्स। हाँ, डिफेंस में एक बात बताना मैं भूल गई। डिफेंस में करंट और स्टैटिक हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। करंट मतलब कि क्या? करंट मतलब कि अभी जो चीज हुई, जैसे कि पिनाका की रेंज बढ़ गई, तो वो हमें अभी पता है, पर पिनाका है क्या, है ना। पिनाका की रेंज बढ़ गई, चलो ठीक है। अब पिनाका है क्या, वो चीज हमें अभी पढ़नी होगी, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में आ सकती है, पर वो है तो स्टैटिक। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो स्टैटिक हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी इंडिया और फ्रेंच की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, आर्मी की। तो साथ में हम स्टैटिक में ये भी देख लेंगे कि नेवी की और एयरफोर्स की कौन सी एक्सरसाइज है, क्योंकि कभी कभी ना ऐसी चीजें भी आ जाती है। जैसे इफ एनी पर्सन इज इन स्पोर्ट्स, तो पर्सन इन स्पोर्ट्स के बारे में आएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये पर्सन है। नाउ सपोज अभी रेसलिंग हुई थी, लास्ट टाइम का ही सीडीएस का क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ ओलंपिक मेडल, नेम इज करना महेश्वरी। ऑब्वियसली ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया, ये तो करंट का क्वेश्चन नहीं है। पर हाँ, करंट में क्या वेट लिफ्टिंग बहुत ज्यादा न्यूज में थी? हाँ, तो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो इस तरह से हमें हमारे एग्जाम के लिए करंट को और स्टैटिक को साथ में पढ़ना होगा। तो जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कोई भी चीज, तो मैं उसका करंट का एक्सपेक्ट भी बताऊंगी और मैं उसका स्टैटिक का एक्सपेक्ट भी बनाऊंगी। आई जस्ट अर्ज वन थिंग, जो मैं अपने फर्स्ट क्लास से कहते आ रही हूँ, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे कोई भी फैंसी पीडीएफ पीपीटी स्लाइड्स नहीं शो कर रही हूँ, मैं आपके साथ लिख रही हूँ। आई एम फॉलोइंग द ब्लैकवुड टेक्निक, कि मैं भी लिख रही हूँ। आई अर्ज यू ऑल कि आप सब भी मेरे साथ लिखें। आप प्लीज अपनी कॉपी पेन या फिर मेरी तरह ऐसे कुछ लूज पेपर्स, मैंने कुछ लूज पेपर्स लिए हुए हैं, और इस पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं लिख लेती हूँ। जब मैंने न्यूज कंपाइल की, वैसे तो दिस शुड बी योर अप्रोच कि यहाँ पे जो भी मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, आप उसको न्यूज को कंपाइल करें और फिर उसमें से पढ़ें। पर आई हैव डन द हार्ड वर्क फॉर यू। तो आप सिर्फ ये पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बट हाँ, ये नोट्स आपको बनाने होंगे, तो मेरे साथ लिखते चलिए। अब कंटिन्यूइंग स्पोर्ट्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे? स्पोर्ट्स में सबसे पहले क्या, ओलंपिक्स हुए, कहाँ हुए, किसने कौन सी ट्रॉफी जीती, कौन सा प्लेयर आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, ठीक है। फिर ओलंपिक्स के बाद सेम चीज आ जाती है कि आईसीसी के क्रिकेट हुए थे, उसमें क्या हुआ, एक टेनिस, यूपीएससी को एक टेनिस, एक बैडमिंटन। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक आध क्वेश्चन है ही टेनिस पे, एक आध क्वेश्चन है ही बैडमिंटन पे। और हाँ, इंडिया अभी एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म कर रही है हॉकी पे, तो हॉकी का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। देन फुटबॉल, फीफा हुआ, फीफा का बेस्ट प्लेयर कौन था, विमेंस में बेस्ट प्लेयर कौन थी। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं स्पोर्ट्स में, तो हमें ये सारे क्वेश्चंस देखने होंगे। उसके बाद हम आते हैं स्पोर्ट्स के बाद साइंस एंड टेक।
साइंस एंड टेक। साइंस और टेक्नोलॉजी में अभी कौन से नए इन्वेंशंस हुए हैं, कौन से नए रिसर्च सेंटर्स ओपन हुए हैं, अगर कोविड आया तो कोविड वायरस के लिए कौन सी वैक्सीन आई, उससे रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं हमें उनके बारे में थोड़ा सा देखना होगा, जो हम कवर करेंगे अपने साइंस एंड टेक में। फिर उसके बाद आता है स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। कौन कौन सी स्कीम्स आई नाउ, ज्यादा दूर मत जाइए, पर 2021 CDS 1 CDS का फर्स्ट पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो सीधे सीधे 6 क्वेश्चंस स्कीम से आए हैं। एक पेज में बीच में लाइन खींच के 3 साइड 6 क्वेश्चन सीधे सीधे स्कीम से आए हैं। आप लास्ट ईयर का एनडीए का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस हैं जो स्कीम्स में से आए हैं। स्कीम्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एज आपको पता है कि यूपीएससी इज अ सेंट्रल बॉडी, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, और सेंटर में जिसकी सरकार है वो जो स्कीम्स ला रही है वो बच्चों का जानना कितना जरूरी है, वो यूथ का जानना कितना जरूरी है, उससे सरकार को कितने फायदे होंगे और हमें आपको इन जनरल नॉलेज बढ़ाने में कितने फायदे होंगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। स्कीम्स क्यों आती है न्यूज़पेपर में, और स्कीम्स आती हैं तो हमें देखना होगा कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो न्यूज में रही हैं। तो विल सी कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन से इनोवेशंस हुए हैं। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। किस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट होती थी जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता था, अब पब्लिश होना बंद हो गया है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हमें यह पता होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता था, वर्ल्ड बैंक। तो ये हम लिख लेंगे। जो भी मैं आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती जा रही हूँ, मेक श्योर कि यू आर जॉटिंग इट डाउन, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट डाउन। जितना भी मेरे मुंह से एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बी एट स्टैटिक बी एट करंट, जो भी मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ आपको मेरे साथ लिखना होगा। ये कुछ 8, 9, 10 क्लासेस होंगी, पर हाँ ये मैं पक्का बता सकती हूँ कि आपको लिखना बहुत होगा इन क्लासेस में। पर प्लीज आप लिखिए क्योंकि इन क्लासेस में से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आने वाले हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। इंडेक्स इंडिया की कौन सी रैंक आई, अगर कोई भी एक इंडेक्स निकला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकला है, तो उसमें इंडिया की क्या रैंक है ना, तो आपको सीधे सीधे रैंक पूछ ली जाएगी। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। अब क्या हमें सारे इंडेक्स पढ़ने हैं? नहीं, हमें सारे इंडेक्स नहीं पढ़ने होते, हमें वो पढ़ना होता है इन विच वी आर शोइंग डेवलपमेंट। ऑब्वियसली सेंटर एग्जाम ले रहा है, अगेन सेम एग्जाम्पल, और वी हैव टू शो आवर गवर्नमेंट इन गुड लाइट्स। और गुड लाइट्स में कैसे शो होंगे, जब हम रिपोर्ट्स अच्छी शो करेंगे। तो जितनी भी रिपोर्ट्स में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है वो सारी रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनली क्या हो रहा है, कौन कौन सी समिट हो रही है। सपोज एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, अभी समिट कहाँ हुई थी। उसके बाद आ जाता है आसियान में कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन सा स्टेट है जहां, कौन सी कंट्री है जहां पे अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी। इज इंडिया पार्ट ऑफ इट, इज इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ये सारी चीजें इंटरनेशनली जो हो रही हैं ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इंटरनेशनल के बाद आता है हमारा इकोनॉमिक्स से आपको क्या पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें सीडीएस की, रिसेंट ईयर्स में ये ट्रेंड पाया गया है कि सीडीएस में ना इकोनॉमिक्स का वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब पहले जो 7-8 क्वेश्चन आते थे, अब 10 से 12 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इकोनॉमिक्स से। सेम गोज विद एनडीए में 5 से 6 क्वेश्चन एनडीए में पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। इकोनॉमिक्स में एक तो चीज आती है स्टैटिक से और एक आती है करंट से। हमने ये देखा है कि करंट से काफी ज्यादा चीजें आती है इकोनॉमिक्स से।
अब तक अगर आपने इकोनॉमिक्स टच भी नहीं की है, कोई जरूरत नहीं है अब टच करने की, जस्ट वॉच कि करंट में इकोनॉमिक्स में क्या क्या हुआ है एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। देयर आफ्टर इकोनॉमिक्स के बाद हम आते हैं एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट में आपको पता होगा कि कोप 26 की मीटिंग हुई ग्लासगो में कोप 26 की मीटिंग हुई। क्या एजेंडा निकल के आया, क्यों थे, क्या हुआ मीटिंग में, सब कुछ हमको देखना है एनवायरमेंट से रिलेटेड। कोप 26 की तो ग्लासगो में हुई, कोप 27 कहाँ होने वाली है, इजिप्ट में, हमको ये भी पता होना चाहिए। और क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या थी, इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता से शिफ्ट की अपनी कैपिटल नूर संतरा पे, क्योंकि कॉज ऑफ दी क्लाइमेटिकल कंडीशंस। तो ऐसी कुछ चीजें हमको देखनी होगी। अब एग्जाम में सीधे सीधे आ जाएगा कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, और हमको लगेगा अरे ये तो जकार्ता है, और हमने पढ़ा ही नहीं कि नूर संतरा है। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस जो करेंटली न्यूज में रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देन इसके बाद आता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। हमको पता है इस बार भारत रत्न किसी को नहीं मिला, इस बार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पद्मा सीरीज, उसके बाद आती है पद्म सीरीज। पद्मा सीरीज में आता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड्स। अब सी अवार्ड्स में हम देखें तो भारत रत्न नो वन, किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला। तो पद्म अवार्ड्स आते हैं, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये रैंकिंग होती है 1 2 3 4। अब से पद्म विभूषण तो बहुत सारे लोगों को मिला है, और पद्मश्री वो भी बहुत सारे लोगों को मिला है, पर पद्म विभूषण सिर्फ 4 लोगों को पता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ये चारों लोगों के नाम दे देंगे, 3 नाम सही 1 नाम गलत, और पूछ लिया जाएगा कि पद्म विभूषण किसको नहीं मिला है, तो आपको वो गलत नाम पे टिक करना होगा। या फिर 1 नाम पूछ लेंगे और पूछेंगे कि क्या पद्म विभूषण मिला है या नहीं मिला है, या फिर 4 नाम देंगे जिसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, और पूछा जाएगा कि किसको पद्म विभूषण मिला है। तो नाउ यू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम, ये जानना कि किसको कौन से अवार्ड्स मिले हैं। उसके बाद अभी नोबेल प्राइज भी मिले हैं, तो हमें नोबेल प्राइज का भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो जाते हैं स्पेसिफिक फील्ड्स में जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद आता है पर्सन इन न्यूज, पर्सन और प्लेस इन न्यूज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन और प्लेस इन न्यूज। आपने अभी तक जितना भी करंट पढ़ा है उसको स्टैटिक से कैसे मिक्स किया जाएगा, उसको स्टैटिक से ऐसे मिक्स किया जाएगा कि आपने जैसे मैं बोलती हूँ ज्योग्राफी में ना सारे नेशनल पार्क याद करना जरूरी नहीं है, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारे डैम, सारे रिजर्वायर, सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हमको याद करने की जरूरत नहीं है। हमको वो याद करना है जो करंट अफेयर्स में है, जो अभी न्यूज में है वो, और उससे रिलेटेड स्टैटिक चीज है। फॉर सपोज अगर इंडिया ने अभी कोई वेटलैंड ऐड किया है तो हमें वो वेटलैंड याद करना है, वो वेटलैंड कहाँ पे है। जैसे कि अभी इंडिया में लेटेस्ट कौन से वेटलैंड ऐड हुए हैं, 3 वेटलैंड ऐड हुए हैं वो। फिर फर्स्ट वेटलैंड कौन था, फर्स्ट वेटलैंड के साथ जो लार्जेस्ट वेटलैंड है वो कौन सा है, जो स्मॉलेस्ट वेटलैंड है वो कौन सा है, एंड वेटलैंड का टॉपिक हो गया। तो हमें सारे 50-60 वेटलैंड ऐड होते जाए, लिस्ट बढ़ती जाए, हमें पूरी लिस्ट याद नहीं करनी। नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं पूरे हमें याद ही नहीं करने, अभी रिसेंटली कौन सा नेशनल पार्क ऐड हुआ है, या फिर कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें कुछ चेंज हुआ है। फॉर सपोज कभी कभी अगर एक जगह पे एनिमल की पॉपुलेशन को कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज एक नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर्स हैं, टाइगर्स की पॉपुलेशन को अगर वहाँ पे कोई डिसीज हो जाता है तो टाइगर की पॉपुलेशन को दूसरे नेशनल पार्क में ट्रांसफर कर दिया जाता है,
अब ये करंट अफेयर, ये जो मैंने बैकग्राउंड स्टोरी बनाई, इतना बिल्डअप ये इसके लिए क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, उस नेशनल पार्क का नाम पूछा गया था जहां से टाइगर्स को ट्रांसफर किया गया था। और डिफरेंट एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी ओनली, ये भी क्वेश्चन आ चुका था कि कहाँ किया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन्स इन न्यूज। इफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल इन हिज और हर फील्ड, तो वो पर्सन का नाम आ जाएगा और स्पोर्ट्स पूछ लिया जाएगा। अगर किसी का निधन हो गया है, इफ समवन हैज डाइड, तो उसके बारे में आ जाएगा कि ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सन, नाम आ जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इन विच फील्ड ही वॉज रिलेटेड टू। नाउ ये मैंने आपको समझा दिया कि करंट अफेयर्स पढ़ते कैसे हैं, ये सब कुछ आपको करना है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स उठाएं और टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन करें और फिर पढ़ें। दिस इज द वे टू गो। और आई हैव डन द टीडियस वर्क फॉर यू। तो आप सिर्फ इस करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो करें और एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। एग्जाम में 90% इन करंट अफेयर्स, 90% इन योर करंट अफेयर्स ओनली बाय फॉलोइंग दिस सीरीज। हाँ, बट एक बात है, आपको एक क्लास 2 बार देखनी होगी। एक बार में एक चीज हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। आई विल ट्राई कि मैं काफी चीजें रिपीट करूं, रिपीटेशन होगा आपको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं एक चीज काफी बार रिपीट करूंगी। एंड व्हेन यू रीवॉच दिस क्लास, तो अगर आपने 2 बार ये क्लास देख ली है ना, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कीप ऑन मेकिंग योर नोट्स विद मी। जो मैं लिख रही हूँ वो आप भी लिखिए, जो मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, और अगर कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं लिख पा रही हूँ पर मैंने बोल दिया है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए, या फिर मेरे साथ साथ में लिखते जाइए और अपने नोट्स बनाइए। एक बार फिर से वही नोट्स देखिए, मैच कीजिए, मैंने जो बोला है, आपने जो लिखा है, अगर कुछ छूट गया है तो फिर से लिखिए। 2 बार आपको वीडियो देखना है और फिर एक बार बस आपने जो नोट्स बनाए हैं वो पढ़ना है, एंड यू आर गुड टू गो। यू आर गुड टू स्कोर 90+ in your exams. Now, without any further ado, let's start with our class. सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस। अब डिफेंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? डिफेंस में क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सी, एक्सरसाइज होती है, एक तो होती है बायलैटरल, और एक होती है मल्टीलेटरल। एक एक्सरसाइज होती है बायलैटरल वो एक्सरसाइज होती है जो 2 कंट्रीज के बीच में हुई है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जो 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में हुई है। तो हमें देखना है कौन सी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हुई है और कौन सी बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है। इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट हमें देखना है अपने नेबर्स को। नेबर्स मतलब कि क्या? यूपीएससी सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज कैरेट किन 2 नेशंस के बीच में होती है? एक्सरसाइज कैरेट किन 2 नेशंस के बीच में होती है? एंड द आंसर इज यूएसए एंड बांग्लादेश। अब यूएसए और बांग्लादेश के बीच हो रही है एक्सरसाइज कैरेट। क्या हमें सारे नेबर्स के बारे में देखना है? हाँ, इंडिया के आसपास क्या चल रहा है, इंडिया को उस चीज की खबर होनी चाहिए। ऑब्वियसली बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है। तो कैरेट एक्सरसाइज बांग्लादेश और यूएसए के बीच में हुई थी और एग्जाम में पूछी भी गई है। तो हमें क्या देखना है? हमें देखनी है बायलैटरल एक्सरसाइज, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज और नेशनल एक्सरसाइज। अगेन स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स सारी एक्सरसाइजेस की बुक्स लिस्ट याद करते रहते हैं। यार 50, 60, 100, 200 एक्सरसाइजेस हैं, हमें सारी याद नहीं करनी है, और इस टाइम पे तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो वो एक्सरसाइज जो न्यूज में रही है और उनसे रिलेटेड स्टैटिक एक्सरसाइज, हमें इस पे फोकस करना है। एक्सरसाइज के बाद हम आते हैं मिलिट्री इंडक्शन का क्या मतलब होता है? मिलिट्री इंडक्शन का मतलब होता है क्या खरीदा और क्या बेचा।
जो बेचा उसकी रेंज इंक्रीज है कि डिक्रीज है? सी, मिलिट्री इंडक्शंस में हमने देखना है कि हमने क्या खरीदा है और हमने क्या बेचा है। ठीक है, मिलिट्री में अभी इंडिया ने क्या लिया, जैसे कि मिलिट्री में इंडिया ने S-400 ली थी। S-400 हमने S-400 कहां से ली? रशिया से। हमने S-400 ली रशिया से। हमने क्या? हमने ब्रह्मोस बेची। किसे बेची? फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस बेची। ये सब कुछ हमें देखना है मिलिट्री इंडक्शन में। उसके बाद आता है न्यू अपॉइंटमेंट। न्यू अपॉइंटमेंट्स में क्या आता है? न्यू अपॉइंटमेंट्स में आता है कि अभी आपको पता था CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे हमारे जनरल मेजर विपिन रावत। अब सर विपिन रावत के बाद हु इज द वन हु इज द करंट CDS ऑफ इंडिया? अगर एयरफोर्स के चीफ मार्शल रिप्लेस हुए हैं, दूसरे चीफ मार्शल आए हैं, तो वो कौन है? अगर नेवी में दूसरे चीफ मार्शल, अगर नेवी के दूसरे एडमिरल आए हैं, तो वो कौन है ना? ऐसे कुछ जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं हमें वो पता होनी चाहिए। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट स्पेसिफिकली हमें ये पता होना चाहिए। ऑल्सो कई चीजें होती हैं, राज्यसभा में कौन लीडर ऑफ अपोजिशन बना है, या फिर यूनाइटेड नेशन में कौन इंडिया को लीड कर रहा है, ये सब कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। अगर हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें ना भी पता हो, पर दिस इज द मस्ट टू नो, है ना? हमारे डिफेंस में कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं ये हमको पता होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं नेम एंड फुल फॉर्म पे। नेम एंड फुल फॉर्म पे सपोज देयर इज दिस वन सेंट मिसाइल। तो अब ये सेंट मिसाइल में सेंट का फुल फॉर्म क्या है? ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, नेम आ गया, उसके बाद इसका रोल क्या है? जैसे लास्ट टाइम ही आ गया था कि पिनाका का रोल क्या है ना? ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। रेंज पूछ ली गई थी कि अग्नि प्राइम की रेंज क्या है? अग्नि प्राइम की रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर तक, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नाउ डिफेंस में हमने देख लिया कि हमको पढ़ना क्या है। हमको एक्सरसाइज पढ़नी है, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, जो हमारे नेबर्स ने किया है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर जो मिलिट्री में इंडक्शंस हुए हैं, जो चीजें हमने बाहर से खरीदी है, जो चीजें हमने बाहर बेची हैं, वो देखना है। फिर हमें देखना है कि न्यू अपॉइंटमेंट्स किस किस की न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। और फिर फाइनली हमें देखना है कुछ मिसाइल्स के नेम्स, फुल फॉर्म्स, फंक्शंस, कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के नाम, फुल फॉर्म। वो इसलिए कि अभी वो इंडिया ने या तो इंडिजीनियसली बिल्ड किए हैं या तो फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया है, रेंज कम की है, बढ़ाई है। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस अभी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं रीसेंट ट्रेंड को देखते हुए। तो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइजेस, starting with the bilateral exercise. First bilateral exercise is Indo-France में आर्मी ने इंडो-फ्रेंच की आर्मी ने अभी एक्सरसाइज की है शक्ति। इंडो फ्रेंच की एक्सरसाइज हुई जिसमें आर्मीज ने पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज का नाम क्या है? शक्ति। अब मैंने क्या कहा था कि हम देखेंगे स्टैटिक भी। तो अगर हम देखें नेवी एंड एयरफोर्स, तो जो इंडिया और फ्रेंच में नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है उसको कहते हैं वरुण, और जो एयरफोर्स के बीच में होती है उसे कहते हैं गरुड़। जो इंडियन नेवी और फ्रेंच की नेवी की एक्सरसाइज होती है उसे कहते हैं वरुण, जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है उसे कहते हैं गरुड़। अभी कौन सी एक्सरसाइज हुई है? अभी हुई है शक्ति। इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज अभी हुई है शक्ति। और शक्ति किसकी एक्सरसाइज है? शक्ति इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। देन मूविंग आउट, सेकेंड इज
इक्वेरियन, 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 इक्वेरियन का क्या मतलब होता है? इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। ये हुई है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। इंडिया मालदीव्स का फ्रेंड है। मालदीव्स इज फेमस फॉर बीचेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन। मालदीव्स के बीचेस बड़े फेमस हैं, है ना। इट्स अ टूरिस्ट हब, इट्स अ हॉलीडे डेस्टिनेशन। तो अब जब हॉलीडे डेस्टिनेशन है तो ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए ना यार, तो इंडिया ने भी कर ली। एक्सरसाइज इक्वेरियन हुई है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। देयर आफ्टर एक और एक्सरसाइज जिसका नाम ही है दोस्ती, जिसका नाम ही है दोस्ती, एक्सरसाइज दोस्ती। नंबर 3 एक्सरसाइज दोस्ती हुई है इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका, श्रीलंका के बीच। एक्सरसाइज दोस्ती हुई है इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच। अभी देखो इक्वेरियन मतलब कि फ्रेंड, फ्रेंड में कौन कौन थे? इंडिया और मालदीव्स तो थे ही, अब इन्होंने श्रीलंका को भी इंक्लूड कर दिया। तो एक्सरसाइज दोस्ती इज बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। देयर आफ्टर कम्स नंबर 4 सिटमैक्स। सिटमैक्स as the name says, सिटमैक्स में S for सिंगापुर, S for सिंगापुर, I for India and T for Thailand। सिटमैक्स में S for सिंगापुर, I for India and T for Thailand। अभी अभी सिटमैक्स एक्सरसाइज हुई और सिटमैक्स के साथ साथ सिम्बैक्स, सिम्बैक्स एक्सरसाइज हुई। सिम्बैक्स में इस सिंगापुर, सिंगापुर एंड इंडिया। जो सिटमैक्स एक्सरसाइज हुई है SIT, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, एंड जो सिम्बैक्स एक्सरसाइज हुई है वो सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। अब कुछ इंटरनल एक्सरसाइजेस भी हैं, मतलब जो इंडियन आर्मी अपने साथ ही करती है, मतलब कि आर्मी की ही एक एक्सरसाइज होती है इंडियन आर्मी यूनिलेटरल एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी करती है टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ, टू इम्प्रूव द ब्रदरहुड। अगर 2 बटालियंस हैं तो वो आपस में ही एक्सरसाइज कर लेंगी टू एक्सचेंज दी इफेक्टिवनेस, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। जो कुछ स्किल्स है जो एक बटालियन को आती हैं वो दूसरे बटालियन को एक्सचेंज कर दे, दूसरी बटालियन अपने स्किल्स पहली बटालियन को टीच करे। ऐसे स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारी वॉर रेडीनेस शो करने के लिए कुछ यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस भी होती है जो इंडिया खुद ही कंडक्ट कराता है। उसमें भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, तो लेट्स लुक एट देम। नंबर 1 इज एक्सरसाइज पश्चिम लहर। एक्सरसाइज पश्चिम लहर, एक्सरसाइज पश्चिम लहर एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज पश्चिम लहर इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। देयर आफ्टर कम्स नंबर 2 इज सरधावा। सरधावा एक BSF की एक्सरसाइज है। BSF ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम है सरधावा, जो कहां पे हुई थी? राजस्थान। राजस्थान में BSF ने एक सरधावा करके एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। देयर आफ्टर कम्स सागर शक्ति। सागर शक्ति एक्सरसाइज हुई सिर्फ हमारा ऑपरेशन रेडी शो करने के लिए। इंडिया इज ऑपरेशन रेडी। ये हुई थी कच्छ एरिया में, कच्छ एरिया विच इज इन गुजरात। कच्छ एरिया जो गुजरात में है वहां पे हुई हमारा सागर शक्ति एक्सरसाइज। हमारे किस एरिया में हुई? कच्छ एरिया में। ये ऑपरेशन
रेडी है इंडिया ये शो करती है। ठीक है, अब एक बार फिर से एक्सरसाइज पश्चिम लहर क्या थी? ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। अभी अभी इंडिया ने बहुत ज्यादा फोकस किया है ट्राइलेटरल, तीनों सर्विसेज को साथ में लाने के लिए। दैट मेक्स इट अ लिटिल इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज पश्चिम लहर कहाँ पे हुई है? एक्सरसाइज पश्चिम लहर क्या है? इट्स अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। देयर आफ्टर सरधवा क्या है? सरधवा बीएसएफ की एक एक्सरसाइज है जो राजस्थान में हुई है। देयर आफ्टर सागर शक्ति शो करता है कि हम अभी ऑपरेशन रेडी है। ये कहां पे हुई है? ये कच्छ एरिया गुजरात में हुई है। एक और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पेनेक्स 21 जो हुई है बिम्स्टेक के साथ इंडिया ने एक एक्सरसाइज की है जिसको बोलते हैं पेनेक्स। कहां पे हुई है ये हुई है पुणे में। ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है पुणे में। क्या है ये? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नाउ ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको याद रखनी है, हमारी बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। नाउ कम्स द मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस। मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज मिलन एक्सरसाइज कराती है इंडियन नेवी एक्सरसाइज मिलन कराती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? ये था 11th एडिशन। ये होती है लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज जिसमें 46 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। कैन यू इमेजिन द नंबर? क्वाड की सारी कंट्रीज थी, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, देन वेस्ट की कंट्रीज थी, ईस्ट की कंट्रीज थी। 46 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। तो दिस इज द लार्जेस्ट इंडियन नेवल एक्सरसाइज नेम्ड मिलन कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये स्टार्ट कब हुई थी। ये स्टार्ट हुई थी 1995 में, जब इसके मेंबर्स थे थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। इसको याद करने के लिए एक एक्रोनिम देती हूँ। इसको याद करने के लिए एक एक्रोनिम है ITSS। ठीक है, IT तो याद ही रहता है, IT आजकल सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, और फिर SS। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड श्रीलंका, these 4 nations started with the मिलन एक्सरसाइज। और अभी कितने हो चुके हैं? अभी 46 कंट्रीज का 11th एडिशन था हमारी मिलन एक्सरसाइज का। मिलन एक्सरसाइज के बाद मल्टीलेटरल में ही आता है नंबर 2 इज सी ड्रैगन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सी ड्रैगन 2022। It is a naval exercise. Sea Dragon 2022 is a naval exercise which is conducted by USA. USA ने एक्सरसाइज करी सी ड्रैगन। USA ने एक्सरसाइज की सी ड्रैगन। समुद्र में ड्रैगन कौन है? सी ड्रैगन। अभी सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज्यादा मिलिट्री में कौन टॉप करता है? इकोनॉमिकली कौन टॉप करता है? USA। क्लियर डोमिनेंस है यूएसए का। तो सी का ड्रैगन कौन है? यूएसए। सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज किसने कंडक्ट कराई? यूएसए में। अब इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? इसमें इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक में जितने भी नेशन हैं सबने पार्टिसिपेट किया। इसमें था क्वाड के साथ। अभी क्वाड में क्या क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन सीडीएस में, एनडीए में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था, 4 में से 3 सही थे, 1 गलत था, और पूछा गया था कि कौन सी कंट्री क्वाड का पार्ट नहीं है। तो क्वाड में क्वेश्चन आने के फिर से चांसेस होते हैं। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आती है? क्वाड में आती है इंडिया,
क्वाड में आती है जापान, क्वाड में आती है ऑस्ट्रेलिया और क्वाड में आती है यूएसए। क्वाड में आती है यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। यहाँ पे हो गया है यूएसए, ठीक है, यहाँ पे हो गया है इंडिया, यहाँ हो गया है जापान और यहाँ हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज अ क्वाड वी आर फॉर्मिंग। ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बाद इसमें था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के साथ था कनाडा। तो ये 6 नेशन थे, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ कोरिया एंड कनाडा, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सी ड्रैगन में। सी ड्रैगन किसने होस्ट की? यूएसए ने। क्या है ये? नेवल एक्सरसाइज। और ये क्यों हुई थी? इसका मेन मोटो था एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉर वाज द मेन मोटो। जैसे हमने देखा है कि अब नेवी में ना सिर्फ शिप्स आर नॉट इनफ, अभी शिप्स के साथ साथ क्या कहते हैं, सबमरीन्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सबमरीन से आप नीचे समुद्र के नीचे रह करके हर एक चीज का सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो दिस वाज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर। मूविंग ऑन वी हैव नंबर 3, ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज इजराइल ने कंडक्ट कराई थी। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज इजराइल ने कंडक्ट कराई थी। इसके बाद जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, बट यस आई विल रिपीट इट, कैरेट एक्सरसाइज हुई थी बांग्लादेश एंड यूएसए के बीच। उसके बाद नेपच्यून स्ट्राइक 2022, वेरी इंपॉर्टेंट। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये कंडक्ट कराई थी नेटो ने। नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज, नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइज है नेपच्यून स्ट्राइक। नेपच्यून पे स्ट्राइक करने का सोच रहा है नेटो, ऑब्वियसली दिस इज द वे जस्ट टू रिमेंबर इट। बट नेपच्यून स्ट्राइक नेटो भी सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है, इसीलिए नेटो ने जो एक्सरसाइज की थी वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने देखा 2 नेबरिंग एक्सरसाइजेस, नेपच्यून स्ट्राइक जो नेटो ने की और कैरेट जो बांग्लादेश और यूएसए ने की। एक और एक्सरसाइज रहती है हमारे पास, दैट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। दिस इज मिनी lateral exercise in Indian Ocean region. Now, Colombo security. Now, see, ये मिनी लेटरल एक्सरसाइज का क्या मतलब है? मिनी लेटरल एक्सरसाइज का है जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको हाफ ऑफ द कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक रीजन ने कंडक्ट कराया था। दैट्स व्हाई इट्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब आपने देख लिया कि कौन कौन सी बायलेटरल एक्सरसाइजेज हैं, कौन कौन सी मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज हैं। रिवाइज इट ट्वाइस और थ्राइस। कुछ और चीजें हैं डिफेंस रिलेटेड जो बची हैं, आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं रखेंगे हम, छोटे छोटे वीडियोस रखेंगे सो दैट यू कैन रिवाइज इट। एक बार आप नॉर्मल स्पीड में मेरे साथ वीडियो देखिए और मेरे साथ में नोट्स बनाते जाइए। मैं भी लिख रही हूँ, आप मेरे साथ में लिखिए। उसके बाद 2x स्पीड में फटाफट मेरा एक बार वीडियो देखिए और जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स एक बार मैच करते जाइए कि जो भी मैं बोल रही हूँ, कुछ एडिशनल अगर आपको नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन कर लीजिए, उसमें एरो बना के पॉइंट लगा के उसी में एडिशनल ऐड कर लीजिए। इसके बाद डिफेंस में कुछ और चीजें रह जाती हैं। क्या चीजें रह जाती हैं? जैसे कि हमने बात की थी डिफेंस में, हमने हमारा एक्सरसाइज वाला पोर्शन कर लिया है।
एक्सरसाइज वाले पोर्शन के बाद मिलिट्री में इंडक्शंस कौन से हुए, न्यू अपॉइंटमेंट्स कौन से हुए, इंडक्शंस कौन से हुए, न्यू अपॉइंटमेंट्स कौन से हुए, देन नेम्स एंड फुल फॉर्म्स क्या है, ये सारी कुछ चीजें हैं जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, stay happy, stay healthy, and yeah, keep practicing. Practice more and more questions at this point of time. Solving previous year questions and solving more and more questions should be your main focus, along with doing this current affairs series so that you are able to solve 90% of the current affairs. That's it from my side. Thank you so much.